हाय गाइस, वेलकम बैक टू वाइश आई एस। आई एम इशी एंड इस वाले वीडियो में हम पार्ट नंबर 4 कंप्लीट करने वाले हैं। डोंट वरी, बस 2 पार्ट्स और आएंगे, 4 और 5। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा लॉन्ग था और मैंने जितना हो पाया उतना मैंने डिटेल में इसको कवर करने की कोशिश करी है। ओके, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को देखा था। अभी मैं रिवाइज़ नहीं करवा रही हूँ, अभी मैं सब कुछ एक बार बता दे रही हूँ, उसके आगे का प्रोसेस, आगे का क्या सीन था। ठीक है, फिर बाद में एक सीक्वेंस से रिवाइज़ करवा दूँगी। ओके, देखो मैंने कल बताया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में। तो मैंने ये भी आप लोग को बताया था कि गांधी जी जो थे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ना उन्होंने क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट हो रहा था, इसीलिए उसको बंद करवा दिया था। क्यों वॉयलेंट हुआ? क्योंकि देखो, चौरी चौरा पुलिस स्टेशन या गोरखपुर के पास है हमारे चौरी चौरा पुलिस स्टेशन। उस टाइम पे क्या हुआ ना कि जो पुलिस थी वहाँ की, उसने ना, क्योंकि जो डिमॉन्स्ट्रेशन था, जो भी हड़ताल वगैरह हो रहा था, वो तो सब पीसफुली ही लोग कर रहे थे। तो जो वहाँ के पीजेंट्स थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल, बहुत ही ज़्यादा शांतिपूर्वक तरीके से ना वो हड़ताल वगैरह कर रहे थे। बट जो चौरी चौरा की जो पुलिस थी ना, उन सब ने उन सारे पीजेंट्स पे भी फायर करना स्टार्ट कर दिया। इससे पीजेंट्स को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। एंड जब ये लोग इन लोगों ने जब रिटेलिएट करा ना, तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस तरीके से करा। इन लोगों ने क्या किया, जो चौरी चौरा का जो पुलिस स्टेशन था ना, वहाँ पे इन लोगों ने आग ही लगा दी। तो एक तो पहले पूरा पुलिस स्टेशन वगैरह जल गया। उसमें आई थिंक 22 पुलिसमैन थे, उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये देखते हुए गांधी जी जो थे, उन्होंने बोला कि मैंने आप लोगों को कहा था पीसफुली डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए, वॉयलेंस नहीं होना चाहिए था, मैंने आप लोग को बताया था। तो उन्होंने इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे वॉयलेंट मूवमेंट हो रहे थे और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंस क्रिएट हो रखा था, तो गांधी जी ने ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको इन्होंने बंद करवा दिया। अभी ना ये बहुत बार आ चुका है मेंस में, इसके बारे में कभी बाद में डिस्कस करेंगे। बट हाँ, बंद करवा दिया, इसका ये मतलब नहीं था कि वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे। उनको चाहिए था ना नॉन वायलेंस, उनको कभी चाहिए नहीं था कि थोड़ा सा भी वायलेंस। वो ऐसे आदमी थे कि अगर आपको कोई कोई मार पीट रहा है ना, तो आप चुपचाप से मार खा लो, कोई भी बहस मत करो। ठीक है, वो इस टाइप के इंसान थे। तो उन्होंने ये कहा कि मैं नॉन वायलेंस के सिद्धांत पे चलता हूँ, और अभी जो लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, उनको भी नॉन वायलेंस का मतलब पता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस मूवमेंट को बंद कर रहा हूँ यहीं पे। तो आप देखोगे ना, जैसे ही ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हुआ, वैसे बहुत सारे लोग ना फ्रस्ट्रेट हो गए, फ्रस्ट्रेट नहीं, डिसअपॉइंट हो गए, आप कह सकते हो। हाँ, कुछ लोगों को गुस्सा भी आया था। फिर वहाँ से ना, जैसे मैंने एक बार बताया था आपको सूरत स्प्लिट के बारे में, कांग्रेस जो थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। वैसा ही कुछ यहाँ पे भी ना कांग्रेस में फूट पड़ गई। ठीक है, तो एक साइड पे कुछ लोग थे, उन लोग का ये कहना था कि हमको जो विलेज वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे रह करके हमको कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए। ठीक है, ऑन द अदर हैंड आप देखोगे कुछ लीडर्स थे, जैसे कि चित्तरंजन दास जी, ठीक है, फिर मोतीलाल नेहरू, जैसे ऐसे कुछ लीडर्स थे। इन्होंने कहा कि हमको लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हुए इन लोगों को अपोज करना चाहिए। किन लोगों को? ब्रिटिशर्स को। ओके, तो आप देखोगे जैसे सूरत स्प्लिट में हुआ था, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, यहाँ पे भी कुछ वैसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। सिंपल सिंपल सा ये कहे कि देखो, उस टाइम पे गांधी जी ने ना इस मूवमेंट को बंद तो कर दिया, नॉन कोऑपरेशन को, तो क्योंकि गुस्सा बहुत लोग को आया था, बट किसी की भी उतनी हिम्मत नहीं थी, या फिर आप हिम्मत कह लो, या फिर आप कह लो कि गांधी जी की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट थी एट दैट टाइम कि कोई भी उनके बारे में अनाप शनाप नहीं बोल रहा था। हाँ, उन्होंने मूवमेंट को बंद करवा दिया, कोई बात नहीं, बट उनकी जो इज्जत थी ना सबके मन में, वो अभी भी पीक पर ही थी। ठीक है, तो कुछ लोग थे ना जो ये सोच रहे थे कि कोई बात नहीं, इन्होंने जो किया है वो सोच समझ के किया होगा। तो वो लोग क्या कह रहे थे कि हमको जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ जा कर के हमको कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए। ठीक है, जिससे कि जो और भी ज़्यादा जो लोग हैं उनका हम विश्वास जीत पाए। क्योंकि जो ये मूवमेंट कॉल्ड ऑफ हुआ था ना, इसके बाद कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हुए थे, बिकॉज़ ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ना, वो बिल्कुल अपने पीक पे चल रहा था। ठीक है, उसके बाद भी आप दूसरे साइड में देखोगे कुछ लीडर्स ऐसे थे, चित्तरंजन दास जी, मोतीलाल नेहरू, और भी इनके साथ बड़े सारे थे, बट ये दोनों मेन थे। सो यहाँ पे मैंने इनके नाम मेंशन कर रखे हैं। तो इनका ये कहना था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो इलेक्शंस होते हैं, हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, एंड जितने भी उनकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं हम उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे। ठीक है, मतलब अंदर रह के उनको तबाह कर देंगे, समथिंग लाइक दैट, इस टाइप की कुछ आइडियोलॉजी थी ऐसे कुछ लीडर्स की। ओके,
अभी देखो ऐसा नहीं था कि दोनों के विचार आइडियाज़ जो थे वो अलग अलग हो गए तो फिर कभी मिल गए, ऐसा नहीं हुआ। अभी कुछ टाइम के लिए क्या हुआ ना, दोनों अपने अपने अलग होकर के काम करने लगे। तो जो मैंने अभी आपको बताया ना कंस्ट्रक्टिव वर्क वाला, तो इसके जो ये सोशल वर्क कर रहे थे ना ये लोग विलेजेस में, कुछ लीडर्स थे ऐसे जो कि जिनको बहुत ही ज़्यादा वो, आप कह सकते हो, मैंने मॉडरेट को जैसे बताया था ना, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, प्रेयर पिटिशंस, लेटर्स लिखना, ये वही वाले लोग थे। मतलब एकदम वो वाले तो नहीं थे, बट हाँ उससे मिलते जुलते आप कंपेयर कर सकते हो उनसे, आप रिलेट कर सकते हो उनसे, टू बी ऑनेस्ट। तो हाँ, बट ये प्रेयर्स वगैरह नहीं करते थे, लेटर्स वगैरह नहीं लिखा करते थे ये। अब ये ना बोल देना कि ये लोग भी मॉडरेट ही हुआ करते थे, मैंने बस एक एग्जांपल दिया कि अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया है तो आप इनको उससे रिलेट कर सकते हो। क्योंकि ये जो चित्तरंजन दास जी जो थे और जो ये मोतीलाल नेहरू थे, इनका थोड़ा सा जो इनकी जो आइडियोलॉजी थी ना वो अलग थी। काम दोनों एक ही करना चाहते थे, बट इनके जो आइडियाज़ में डिफरेंसेस थे ना वो बहुत ज़्यादा थे। तो जो ये कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे थे, सोशल वर्क कर रहे थे ये विलेजेस में जा कर के इन द मिड 1920 में, ये जो गार्डियंस थे ना उनको बहुत ही ज़्यादा एक सपोर्ट मिला। अभी विलेजेस में देखो बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं एट दैट टाइम, आज भी नहीं होते हैं, बट खैर आज की तो बात ही अलग है। अगर उस टाइम की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं हुआ करते थे। तो उस टाइम पे जब ये लोग विलेजेस में सोशल वर्क करना स्टार्ट किए लोग, तो उससे ना लोगों में पहले से अवेयरनेस जिनमें थी वो तो थी, बट अभी ना और भी ज़्यादा अवेयरनेस आई, ठीक है। और जब इन लोगों ने अच्छा खासा अपना बेस बना लिया एंड उनको सपोर्ट भी मिलने लगा, तो ये 1930 में जो सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट होगा ना, वहाँ पे इन जितने भी पीजेंट्स थे, जितने भी ये विलेजर्स थे, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 मेजर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए थे 1920 में। एक तो था राष्ट्रीय, ये आपका एक कौन सा संघ है, जस्ट अ मिनट गाइस, हाँ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है आरएसएस, उसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है ये। और फिर दूसरा आप देखोगे द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और आप इसके नाम से ही पता लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा इसकी एक्सट्रीम आइडियोलॉजी होगी। उसके बाद आप देखोगे 1929 में, अच्छा मैं एक और चीज़ बताती हूँ आपको। अभी 1929 में पहली बार ऐसा हुआ कि लाहौर सेशन कांग्रेस का चल रहा था उस टाइम पे, तो वहाँ पे पहली बार ना पूर्ण स्वराज का नाम लिया गया था। क्योंकि इससे पहले ना लोगों को वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए था, इससे पहले लोगों को चाहिए था डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। बट जब इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट होने लगे लोग ना, तो उसके बाद में धीरे धीरे करते करते इसके पीछे, जब ये लोग जब कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डिमांड कर रहे थे, उसके पीछे बहुत सारे से रीजंस थे, ठीक है। अब रीजंस गिनाने लग जाओ ना तो वो कम पड़ जाएंगे, बट अभी आप एक सीक्वेंस में अगर इस वीडियोस को देख रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा। तो 1929 में फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, जो कांग्रेस थी उसका लाहौर सेशन चल रहा था 1929 में, वहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात पहली बार कही गई थी। और उसका जो लीडर था उस सेशन का, वो कौन था? जवाहरलाल नेहरू जी थे। अच्छा, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये है कि साइमन कमीशन के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा कि ये क्या था। देखो 1927 में ना जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंग्लैंड में, उन्होंने ये डिसाइड करा कि वो एक कमीशन भेजेंगे जिसका हेड होगा लॉर्ड साइमन। नाम ही था, उस आदमी का ही नाम था लॉर्ड साइमन, लॉर्ड तो नहीं था, खैर साइमन ही नाम था। अब उन लोग की हैबिट थी सबके आगे लॉर्ड लगाने की, तो हमें बोलना पड़ेगा, ओके। अभी क्यों भेजा था? देखो 1919 में एक रिफॉर्म आया था, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। उस रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग में ना हर एवरी 10 ईयर्स पे जितनी भी पॉलिसीज़ थी, जितने भी रिफॉर्म्स वगैरह थे, उनको चेक करना था, और उसमें जो भी कुछ भी कमियाँ थी उसको उसको फिर से रिफॉर्म करना था, मीन्स उसको फिर से रिवाइव करके उसको ठीक करके उसको इम्प्लीमेंट करना था, ठीक है। तो 1927 में जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट होती है, वो इंग्लैंड में जो बैठी होती है, वो डिसाइड करती है कि हम इंडिया में एक कमीशन सेंड करेंगे। लॉर्ड साइमन इसके होंगे चेयरमैन ही, मतलब वो हेड ही होंगे, ठीक है। और ये क्या करेगा साइमन कमीशन? जो इंडिया का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है ना वो डिसाइड करेगा। अब लोगों को गुस्सा इस बात पे आया कि एक तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप कमीशन भेज रहे हो। पहला गुस्सा आया कि हमारा इंडिया है, उसका पॉलिटिकल फ्यूचर कोई दूसरी कंट्री कैसे डिसाइड कर सकती है, ठीक है। पर चलो कोई बात नहीं, आप करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर दूसरा गुस्सा इसलिए आया कि जब साइमन कमीशन जब आया था ना, तो उसमें कोई भी एक सिंगल इंडियन मेंबर नहीं था उस टाइम पे। आपकी बुक में दिया नहीं है, फिगर बना रखा था, तो मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन कर दिया। तो उस टाइम पे ये सबसे मेन रीज़न ये था ना उनके, उन लोगों के गुस्सा होने का, कि जो साइमन कमीशन आया था उसमें एक भी सिंगल इंडियन मेंबर नहीं था। तो सोचो, अगर आप किसी घर का नक्शा बनवा रहे हो, उस घर के मालिक का कुछ अता पता ही नहीं है, वो कुछ कह ही नहीं रहा है, और आप अपनी मर्ज़ी से बनवाते जा रहे हो, तो मालिक तो गुस्सा हो जाएगा ना कि हमको भी तो पूछो, हमको भी तो इंक्लूड करो।
ठीक है, तो वही हाल हुआ यहाँ पे भी। साइमन कमीशन आया, उसमें कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, तो इस वजह से आपने कभी देख रखा होगा किसी बुक्स वगैरह में, किसी पिक्चर में ब्लैक कलर का फ्लैग लेकर के उस पर लिखा हुआ करता था साइमन गो बैक। ठीक है, तो ये साइमन कमीशन के अगेंस्ट में एक इन लोगों ने बैनर्स वगैरह सब लगाया वगैरह, ये सब करा था। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन हो रखे थे बहुत सारे से। उसके बाद थोड़ा सा भगत सिंह जी के बारे में भी जान लेते हैं। देखो उस टाइम पे क्या हुआ ना, इतना सब हो रहा था, तो पहले मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, मैंने बताया था कि मॉडरेट्स जो थे वो बस प्रेयर पिटिशंस पे बिलीव रखते थे। एक्सट्रीमिस्ट भी थे, वो भी वॉयलेंस नहीं करते थे, बट उनको पता था कि प्रेयर्स एंड पिटिशंस वगैरह से ना कुछ भी नहीं होने वाला है, तो वो लोग पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस में बिलीव रखते थे। ठीक है, वो लोग हड़ताल एंड स्ट्राइक वगैरह करते थे। जस्ट अ मिनट, वो लोग ना हड़ताल वगैरह करा करते थे। बट एक्सट्रीमिस्ट की जो आइडियोलॉजी थी ना, उसके बाद भी एक आइडियोलॉजी निकल के आई। आइडियोलॉजी तो नहीं थी बेसिकली, वो लोग भी लीडर्स ही हुआ करते थे जिनको हम लोग रेवोल्यूशनरीज़ के नाम से जानते हैं। उसमें थे हमारे, हम सबके फेवरेट भगत सिंह जी। ठीक है, और भी बड़े सारे से थे। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, सुखदेव जी थे, भगत सिंह जी थे। ठीक है, तो ये लोग क्या, इन लोग की जो प्रॉपर आइडियोलॉजी थी थोड़ी सी रिवॉल्यूशनरी टाइप की थी। क्यों? क्योंकि ये लोग भी ना कॉलोनियल रूल को भगाना चाहते थे, बट इन लोगों को पता था कि ना ये प्रेयर पिटिशन से मानने वाले हैं, ना ये पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन से मानने वाले हैं। ठीक है, हमें अगर इनको हटाना है तो इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देना आना पड़ेगा। तो इन लोगों को क्या मतलब, इन लोग की थिंकिंग थी कि लड़ना चाहते थे अगेंस्ट दैट कॉलोनियल रूल, तो ये लोग ना अपने रिवॉल्यूशन करके लड़ना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि हम हड़ताल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अगर कोई इन्हें मार रहा है तो ये भी उन्हें मारेंगे। इन लोग की ये आइडियोलॉजी थी। तो इस वजह से अच्छा हाँ, वर्कर्स एंड पीजेंट्स के सपोर्ट के साथ में ये लोग भी करे थे अपने बड़े सारे से। अब जब क्लास 12th वाला पढ़ना, ठीक है, तो या फिर YSIS प्लेलिस्ट में आप सर्च करना स्पेक्ट्रम की सीरीज़, उसमें मे भी शायद ये सब हो रखा है, तो आप देखना उसमें। ठीक है, बहुत ही डिटेल में कवर करवाया सर ने। उसके बाद में इस पर्पज़ के लिए ना इन लोगों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA इन्होंने फॉर्म करा 1928 में, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। ठीक है, फिर 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह जी जो थे, आज़ाद और राजगुरु जो थे, उन्होंने ना सॉन्डर्स को असासिनेट कर दिया। केस था प्रॉपर सा। ठीक है, एक पुलिस ऑफिसर था। देखो क्योंकि जो ये साइमन कमीशन आया था ना, तो साइमन कमीशन के अगेंस्ट में जब हम इंडियंस जो थे उस टाइम पे जब डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे बैनर्स वगैरह लेकर के, हड़ताल वगैरह कर रहे थे साइमन गो बैक, तो क्या लगता है ब्रिटिशर्स ने कभी रिस्पॉन्स नहीं करा होगा क्या, रिटेलिएट नहीं करा होगा क्या? नहीं, बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली सप्रेस करा इन सब चीज़ों को। तो उसमें लाठी चार्जेस हुए थे, और उस लाठी चार्जेस में ना लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। तो इन लोगों को ना आया था बहुत तेज़ गुस्सा कि एक तो हमारे इतने एबल और बढ़िया लीडर की डेथ हो गई है, आप लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो इन लोगों को ना बहुत तेज़ गुस्सा आया था। तो जो ये सॉन्डर्स था ना, ये वही पुलिस ऑफिसर था जो उस लाठी चार्ज में इन्वॉल्व था। ठीक है, तो जो भगत सिंह जी थे, जो आज़ाद जी थे, राजगुरु थे, इन तीनों ने मिल करके ना असासिनेट कर दिया सॉन्डर्स को। ठीक है, फिर 8 अप्रैल को 1929, 8 अप्रैल 1929 जो भगत सिंह जी थे और जो BK दत्त जी जो थे, उन्होंने ना सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बॉम्ब फेंक दिया। देखो मैं ये बस एक स्टोरी बता रही हूँ, अभी मैंने एक सॉन्डर्स मर्डर केस वाली स्टोरी बताई, अभी ये लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंकने वाली स्टोरीज बताई। डोंट वरी, ये बुक्स में आपके दे नहीं रखा है, दिया है बट बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में दिया है, तो मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं करा, इसको बस एक स्टोरी के फॉर्म में सुनते जाओ कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे उसके बाद में भी कुछ आया जिसको रिवॉल्यूशनरी के नाम से जाना जाता है। उसमें बड़े सारे से लीडर्स थे जिनका जिनकी ये आइडियोलॉजी थी कि अगर वो मार रहे हैं तो हम भी उनको मारेंगे, हम नहीं छोड़ने वाले हैं। तो मैं ना बस कुछ कुछ स्टोरीज बता रही हूँ, 2-2 3-3 लाइन में। ठीक है, इसकी बहुत लंबी कहानी है इसकी, आपकी बुक में जितना दिया है उतना तो मैं आपको बता ही दे रही हूँ। ठीक है, तो इन लोगों ने बॉम्ब फेंक दिया। इन लोग का ये वो लोग मारना नहीं चाहते थे किसी को भी, वो लोग बस ना इन लोग को बताना चाहते थे कि हाँ हम भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में ये वाला स्टेटमेंट दिया इन्होंने, इट टेक्स अ लाउड वॉइस टू मेक द डीफ हेयर, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, वहीं पे ये नारा दिया गया था। उसके बाद भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को, इनको 23 मार्च 1931 में एग्जीक्यूट कर दिया गया, मतलब इनको फांसी दे दी गई। भगत सिंह का जो एज था वो उस टाइम पे बस वो 23 साल के थे, और ऐसा कहा जाता है, और ये सच भी है, कि देखो आज के टाइम पे ना अगर किसी 25 साल के भी लड़के को फांसी दे दो ना, तो वो उसके चेहरे पे साफ साफ दिखेगा वो डर, वो टेंशन, पता नहीं क्या क्या चीज़ें दिखेंगी उसकी शक्ल पे। भगत सिंह जी ऐसे इंसान थे जिसके चेहरे पे बिल्कुल भी डर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। वो खुशी खुशी अपनी जान को देश के लिए कुर्बानी कर दी है। ठीक है, ये थी 2 स्टोरीज़।
उसके बाद में उनका असैसिनेशंस, अभी तो ऐसी बहुत सारी सी स्टोरीज़ हैं, आप आगे पढ़ना, ठीक है, क्योंकि अभी इतना दे नहीं रखा है ना, तो उसको इन डिटेल मैं नहीं करवा सकती, जितना दिया है अभी उतना सफिशेंट है। उसके बाद अब देखो द मार्च टू डंडी, यहाँ पे क्या हुआ था, जो पूर्ण स्वराज था ना वो इन लोग को इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं था, अभी उसके लिए ना बहुत सारी से लड़ाइयाँ करनी पड़ती। 1930 में गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि ये सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे। क्यों सॉल्ट ही क्यों, उस टाइम पे मैंने बताया था ना, सब पे ये लोग टैक्स वैक्स लगाते थे, पता नहीं कौन कौन से, ठीक है, तो सॉल्ट पे भी लगाते थे, हर एक छोटी से छोटी चीज़ पे लगाते थे, ठीक है। तो क्यों सॉल्ट को ही उन्होंने क्यों चुना, क्योंकि देखो जो सॉल्ट होता है ना वो पुअर भी यूज़ करते हैं, रिच भी यूज़ करते हैं, और जो भी छोटे बच्चे पीजेंट्स कुछ भी कोई भी है वो सब यूज़ करते हैं। पुअर तो परेशान थे ही टैक्स दे दे करके, जो रिचेस्ट पर्सन थे ना उस टाइम पे वो भी परेशान थे कि ये क्या तरीका है, ये तो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें आप उसी पे टैक्स लगा दे रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को वो ब्रेक करने का इन्होंने डिसाइड करा था। तो गांधी जी और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो 240 माइल्स पैदल चले थे साबरमती आश्रम से लेकर के कोस्टल टाउन है डंडी का, जो कोस्टल टाउन है ना वहाँ तक, ठीक है। इनके उस टाइम पे फॉलोअर्स अच्छे खासे बढ़ गए थे, क्योंकि जो ये अंग्रेज़ थे ना उन सबको लगता था कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन्होंने बंद कर दिया उसके बाद में इनके फॉलोअर्स कहाँ ही बचे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, उनके फॉलोअर्स तब भी बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, और अभी तो खैर कह सकते उससे भी ज़्यादा थे। क्योंकि बिलीव था लोगों को गांधी जी पे कि अगर कोई इतना कर सकता है तो ये भी कर रहा है, तो वो सोच समझ के ही किया होगा। हाँ कुछ लोगों को गुस्सा आया था, बट फिर बाद में सब चीज़ें ठीक हो गई थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया गांधी जी ने, और उनके ना उनके पीछे पीछे बहुत सारे से फॉलोअर्स उनके चल रहे थे, ठीक है। इन्होंने 240 माइल्स का जो दूरी था वो खुद चल के ही कवर किया था, फ्रॉम साबरमती आश्रम टू द कोस्टल टाउन ऑफ डंडी, ठीक है। वहाँ पे इन्होंने अपने हाथ से सॉल्ट उठाया, फिर जो सी वाटर होता है ना उसको बॉईल करके इन्होंने सॉल्ट प्रोड्यूस करा, वहाँ पे सॉल्ट लॉ ब्रेक हो गया। अच्छा, इत सबके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, थोड़ा सा अभी मैं विमेंस पे आती हूँ कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में विमेंस का क्या रोल रहा है, अभी बस थोड़ा सा और बचा है इसमें। तो जो ये पीजेंट्स थे, ट्राइबल्स थे, जितने भी विमेंस थी सारे ने पार्टिसिपेट करा था लार्ज नंबर में। पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स का आप लोगों को मैंने बहुत पहले ही बता दिया था कि स्टार्टिंग से उनको कैसे कैसे एक्सप्लॉयटेशन उनका किया गया। तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग को अभी तक ना आइडिया हो गया होगा कि इन लोग का रोल क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि पीजेंट्स तो हर जगह ही रहे ना, हर जगह इन्होंने हेल्प करी है, अगर ये नहीं होता तो पता नहीं क्या ही होता। बट अभी मैंने विमेंस के बारे में बात नहीं करी है, मैं अभी करती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। इन शॉर्ट बिल्कुल इन ब्रीफ में करवाऊँगी। उसके बाद में आप देखोगे 1935 वाला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, ठीक है, वहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रिस्क्राइब करी गई थी, और जो गवर्नमेंट थे उन्होंने थे नहीं, जो गवर्नमेंट थे सब जो ब्रिटेन वाले थे सब ना, उन सब ने अनाउंस करा था इलेक्शंस, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है उसका इलेक्शंस करवाने के लिए इन लोगों ने अनाउंस किया था 1937 में, ठीक है। तो 1937 में जब इलेक्शंस हुए उस टाइम से कांग्रेस की जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो 11 प्रोविंसेस थे उस टाइम पे, 11 में से 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी ना वो जीत गई थी, ठीक है। सिंपल सिंपल सा इतना मतलब है कहने का, ज़्यादा कुछ ना जानो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 वाला, उसके तहत 1937 में इलेक्शंस, सॉरी 1937 में इलेक्शंस करवाने थे। जब इलेक्शंस हुए तो हाँ उसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी, ठीक है। तो जब इलेक्शंस हुए तो 11 प्रोविंसेस में से 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस जीत गई थी, ठीक है। फिर 1939 में आप देखोगे 2 साल कांग्रेस ने रूल करा, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाला टाइम पीरियड आ गया था। तो उस टाइम पे ना हिटलर का जो सिचुएशन था वो थोड़ा सा, वो बहुत ही ज़्यादा वो ब्रिटैलिटी करता था हिटलर, अगर आपको पता होगा, अगर आपने थोड़ी सी भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रखी है तो आपको हिटलर के बारे में आपको पता होगा। तो क्योंकि जो ये अंग्रेज़ थे ना उन्होंने हमसे हम लोगों ने उन लोगों से बोला कि ठीक है, बिकॉज देखो उनको भी हमारी हेल्प चाहिए थी, तो जो हमारे जितने भी लीडर्स थे उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हेल्प तो कर देंगे, बट उसके बाद आप प्रॉमिस करो कि आप इंडिया छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगे, उसके बाद इधर वापस मुंह उठा के नहीं आओगे, ठीक है। बट इन लोगों ने वो भी नहीं मानी और ज़बरदस्ती फोर्सफुली हम इंडियंस को उसमें घसीट दिया। मतलब हम लोग की कोई गलती भी नहीं थी एट दैट टाइम की, मैं इंडियंस की बात बता रही हूँ, अभी तो हम लोग भी इंडियंस है ना, तो उस टाइम पे जितने भी इंडियंस थे उनकी कोई गलती भी थी नहीं। मतलब जब मर्जी आया तब वॉर में ले लिया, जब मर्जी आया तब हम पे टैक्स लगा दिया, मतलब ये लोग यही काम करते थे, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। अभी बात करते हैं वेमेंस की। देखो उस टाइम पे जैसे मैंने बताया कि वेमेंस की कंडीशन क्या हुआ करती थी, घर में रहना, खाना बनाना, बाहर ना जाना,
हस्बैंड के सामने ना ना आना, पता नहीं कैसे कैसे से गंदे से रूल्स थे ना उस टाइम पे। तो जितने भी उस टाइम पे बैकग्राउंड वगैरह थी ना विमेंस की, सारे के सारे बैकग्राउंड वालों ने नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट किया था, उसमें पार्टिसिपेट भी किया था। नो मैटर वो यंग वुमेन हो, ओल्ड हो, सिंगल हो, मैरिड हो, शहर से हो या फिर गांव से हो, कोई भी हो, लिबरल होम से हो, कंजर्वेटिव से बिलोंग करती हो, कोई भी विमेंस हो, सारे के सारे ने हमारे नेशनल मूवमेंट में खुल के पार्टिसिपेट किया था। और आप देखोगे ना, जो गांधी जी थे वो पहले राज़ी नहीं थे कि विमेंस क्या ही करेंगी पार्टिसिपेट करके। नहीं, उनकी ऐसी आइडियोलॉजी नहीं थी कि वो क्या ही करेंगी पार्टिसिपेट करके, उनकी वो वाली ख्याल नहीं थे। बट हाँ, पहले वो इसके खिलाफ थे। तो जो सरोजनी नायडू जी जो थी ना, उन्होंने महात्मा गांधी से बातचीत करी थी इस बारे में, उन्होंने ही उनको मनाया था, मनाया इन द सेंस बातचीत करके उनको कन्विंस किया था। तब जाके गांधी जी ने अलाउ किया था कि जो विमेंस हैं वो हमारे इस मूवमेंट को ज्वाइन कर सकती हैं। ठीक है, फिर आप देखोगे आपके बुक में छोटे सा बॉक्स में दे रखा है अम्बाबाई के बारे में। ठीक है, कर्नाटका की एक विमेन थी। इनके बारे में ये दे रखा है कि इनकी शादी हुई थी जब ये 12 साल की थी तब, क्योंकि एट दैट टाइम मैंने बताया था चाइल्ड मैरिज का जो प्रथा है वो चलता है उस टाइम पे। तो जब ये 12 साल की थी तो इनकी शादी हो गई, 16 साल की थी तो ये विडो हो गई। उसके बाद में अच्छा, अब सोचो ना इनको किस तरीके से, कितना इनको मेंटल सफरिंग करनी पड़ी होगी एट दैट टाइम, कितना ये एग्जॉस्ट हो चुकी होंगी। जिसकी एज अभी 12 साल, उसकी उस टाइम पे शादी करवा दो, 16 साल पे वो विडो बन जाती है, मतलब विधवा, उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तो ये इन्होंने क्या किया, जो फॉरेन क्लोथ जो थे, जो लिक्वर शॉप्स थे उडीपी में, इन्होंने उसके अगेंस्ट में पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन करा। ठीक है, पिकेटिंग समझते हो ना, जो बैनर वैनर लगा के किसी दुकान के सामने खड़े हो जाया जाता है कि हाँ अब नहीं खोलने देंगे दुकान वुकान। ठीक है, इन्होंने ये कुछ करा था, पिकेटिंग करा था इन्होंने। इनको अरेस्ट किया गया, इनको जेल भी भेजा गया, बाद में छूट गई थी बट इनको दोबारा से अरेस्ट करा गया। ठीक है, और जेल में भी रह के इन्होंने ना बहुत सारे से स्पीचेस दिए। स्पिनिंग जो थी, जो गांधी जी कहते थे कि चरखा चलाओ, इंडियन कपड़े पहनो, फॉरेन क्लोथ को बिल्कुल ही अवॉइड कर दो, तो इन्होंने अपने जो इंडियन हैंडमेड जो कपड़े हुआ करते थे उसको भी प्रमोट करने का काम किया जेल में ही रहकर। ठीक है, उसके बाद प्रभात फेरीज इन्होंने ऑर्गेनाइज करा। अम्बाबाई कहती हैं कि जो उनका जेल में दिन था ना वो बहुत ही वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डे उनका, वो जेल वाली जो लाइफ थी उनकी हैप्पीएस्ट डेज ऑफ हर लाइफ उन्होंने ऐसा कंसिडर किया है। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जेल में कोई रह नहीं सकता, ऑब्वियसली कोई नहीं रह सकता है, और इनको ऐसा लगता है कि वहाँ पे इनको एक नया नया सा इनको कमिटमेंट मिला था कि यहाँ पे रह के मुझे ये करना है। इन्होंने खुद से ही कमिटमेंट किया था कि यहाँ पे रह के मुझे बाकियों की तरह नहीं रहना है, मुझे प्रमोट करना है। तो ऐसे भी कुछ वुमेंस थी, एंड बहुत सारे तो वुमेंस थी जो नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट तो करी थी, बट आप अलग से देखोगे उन्होंने ना अपना अलग भी मूवमेंट चलाया था। जब कभी एक पर्टिकुलर सेक्शन होगा ना बस विमेंस के बारे में, उसमें हम इन डिटेल करवा देंगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, क्लास 8 में नहीं होने वाला है, क्लास 8 में ऐसा कुछ है नहीं। जितना था मैंने सब कुछ बढ़िया तरीके से बता दिया। ठीक है, और जस्ट गाइस इसका ना एक लास्ट पार्ट और आएगा, क्योंकि अब अगर एक ही में मैंने सब कुछ बता दिया ना तो वो मिक्स हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, मतलब मैं आपको अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊँ तो द इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कांग्रेस का कैसे फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, किन किन का रोल था, ए ओ ह्यूम हमने पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे हमारे कांग्रेस के बनने में। अच्छा, जो ये आज का कांग्रेस है ना और जो उस टाइम का कांग्रेस हुआ करता था उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगेंस्ट नहीं बता रहे हैं बट यही सच्चाई है। ठीक है, और फिर उसके बाद में हमने देखा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से पहले कितने सारे से एसोसिएशंस बन रखे थे, कुछ के हमने नाम भी बताया पहले वाले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो देख के आओ। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जब कांग्रेस बनी तो पहले मॉडरेट फेज था 1905 तक। ठीक है, उसके बाद कुछ एक्सट्रीमिस्ट भी आइडियोलॉजीज़ वाले थे, कुछ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी वाले भी थे उस टाइम पे। ठीक है, जो हड़ताल वगैरह करने पे बिलीव रखते थे, जिनको पता था कि हाँ ऐसे प्रेयर करने से इनके आगे रोने से कुछ ही लोग देने वाले हैं नहीं, जबकि मॉडरेट को लगता था ठीक है मिल जाएगा, एक न एक दिन हमको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो जो ये मॉडरेट्स थे इनकी डिमांड्स भी मैंने बताई थी कि ये क्या क्या डिमांड करते थे। उसके बाद में हमने बंगाल का पार्टीशन देखा। ओके, वो वाइसरॉय कर्जन वाला मैंने ये भी बता रखा था, आई थिंक सेकेंड और फर्स्ट पार्ट में होगा, आप वीडियोस देख लेना वहाँ से। फिर बंगाल के पार्टीशन के बाद में द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म हमने ये भी देखा। फिर गांधी जी की एंट्री कैसे हुई उसके बाद हमने वो देखा, गांधी जी ने कितने सारे से सत्याग्रह करे। ठीक है, अहमदाबाद में, चंपारण में, खेड़ा में, फिर वो रॉलेट सत्याग्रह, खिलाफत एजिटेशन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट,
ठीक है, पीपल का क्या रोल था उसमें, पीजेंट्स का क्या था, हमने ये भी देखा। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद में आज हम लोगों ने क्या देखा, चौरी चौरा इंसिडेंट, उसके बाद थोड़ा सा उसके जो भी स्प्लिट वगैरह हुआ था, स्प्लिट तो नहीं था बट हाँ दोनों पार्टीज अलग अलग हो गए थे, काम एक ही कर रहे थे। एंड यू नो व्हाट, गांधी जी जो थे ना वो थोड़ा सा इसके अगेंस्ट थे कि ये लोग लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शंस लड़ने जा रहे हैं लोग, बट फिर उन्होंने अलाउ कर दिया ये देख करके, क्योंकि उन्होंने पहले ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ब्रेक करके मतलब ख़त्म करके पहले ही बहुत सारे लोगों को डिसअपॉइंट कर दिया था। तो अगर वो इस टाइम पे मना करते ना तो उनकी बात जल्दी कोई सुनता भी नहीं, सुन लेते ऐसा नहीं है, बट वो एक सपोर्ट होता है ना, बिल्कुल 100% वाला सपोर्ट, तो वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट ब्रेक हो जाता। इस वजह से गांधी जी ने इनको फिर बाद में हाँ कर दिया। फिर बाद में गांधी जी को भी समझ में आ गया कि नहीं ये लोग सही काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी इतना डिटेल तो इसमें दिया भी नहीं है जितना मैंने बता दिया। उसके बाद में चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद में हम लोगों ने ये पार्टीज़ वगैरह देखा जो दोनों ब्रेक हो गई थी। फिर साइमन कमीशन के बारे में हमने जाना, पूर्ण स्वराज कब हुआ था वो भी जाना। उसके बाद हम लोगों ने डंडी मार्च के बारे में पढ़ा। फिर विमेंस की जो कंडीशन थी पहले और अभी कितनी जो विमेंस थी उस टाइम पे कितनी ज़्यादा अपने आप में उनकी उनमें अवेयरनेस वगैरह आ गई थी, हम लोगों ने ये पढ़ा, ठीक है। समझ में नहीं आएगा मुझे पता है, एक बार में समझ में किसी को भी नहीं आता है, ये ऐसा वाला पार्ट है। फिर से देख लेना, बिल्कुल लाइन वाइज ही चल रहा है, ऐसा नहीं कि कोई वीडियो इधर का उधर हो गया या फिर मैंने कुछ उल्टा सीधा बता दिया है, सीक्वेंस में ही चल रहा है, यहाँ पे सीक्वेंस भी मैटर करता है, ओके। तो एक पार्ट इसका और आएगा, बस वहाँ पे वो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। एंड थोड़ा सा प्रमोशन, जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सी नो मैटर व्हाट आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो, अभी देना पेपर, 5 साल बाद देना, 10 साल बाद देना है, एक बार सर को कांटेक्ट कर लो। कोई भी ग्रुप्स वगैरह नहीं बने हैं, सर की पर्सनल गाइडेंस के अंडर में ही आप लोग रहोगे, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।